Hello everyone, this is the sixth and last lecture on aldehydes, ketones and carboxylic acids, and in this lecture we will discuss physical and chemical properties of carboxylic acids. So let's start with physical properties of carboxylic acids. So the first is the state and odor of carboxylic acid. So if we talk about the first three members of carboxylic acid, that is methanoic acid, ethanoic acid and propanoic acid, these are colorless liquid with pungent odor, while the next few members from carbon 4 to 9 carbon atoms, these are colorless liquids with unpleasant odor, while higher carboxylic acids are waxy solids. तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुरू के तीन हैं कौन कौन है, मिथेनोइक, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स. एक तो कलरलेस लिक्विड्स होंगे और इनका जो ओडर होता है वो काफी ज्यादा पंजेंट ओडर होता है. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाता है पंजेंट ओडर थोड़ा कम होते जाता है, अनप्लीजेंट ओडर आपको मिलता है, थोड़ा उतना अनप्लीजेंट नहीं होता जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाता है. और फ्रॉम कार्बन 4 मतलब ब्यूटेनोइक एसिड से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है ये ऑयली लिक्विड्स होते हैं. और अगर हम 9 कार्बन एटम से ज्यादा पे जाएं तो जिन कंपाउंड्स में 9 कार्बन एटम से ज्यादा होते हैं दीज आर waxy solids with no characteristic odor. इनकी कोई खास इनका कोई odor होता है नहीं. The next is boiling points. So the boiling points of carboxylic acids are higher as compared to those of hydrocarbons of comparable molecular masses. तो इनका जो boiling points होते हैं वो high होते हैं comparable molecular masses के hydrocarbon से. क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें hydrogen bonding होती है. The next is the trend of boiling point within the कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो क्या होता है, द कार्बोक्सिलिक एसिड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विल आल्सो इंक्रीज. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाता है बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज. एंड व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास? दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते जाएगा. और ये ट्रेंड हम सब में ही देखते आ रहे हैं. और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होते जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज solubility of carboxylic acid. So first four members are highly soluble in water. So carboxylic acids up to butanoic acid, they are highly soluble in water. But as the molecular mass increases, the solubility of carboxylic acids in water decreases. तो आपको पता है solubility क्यों होती है? This is because of the force of attraction, that is hydrogen bonding between the molecules of carboxylic acids, between the molecules of water. तो जो RCOOH होता है इनके और किसके बीच में, वाटर के बीच में क्या होता जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते जाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाता है द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप विल आल्सो इंक्रीज. एंड एल्काइल ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप. तो एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, दैट इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप होता है. दिस इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप. तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाता है, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होते जाता है, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर this point about the solubility. The next topic is chemical properties of carboxylic acid. So first of all we will discuss the acidic nature of carboxylic acids. So if we talk about the acidic nature of carboxylic acids are more acidic as compared to alcohols and phenols. Carboxylic acids जो होते हैं वो ज्यादा acidic होते हैं as compared to alcohols and phenols. And why is their acidic character in carboxylic acids? Because you know that RCOH, that is carboxylic acid along with water, it will give hydronium ion and carboxylate ion. तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus divided by concentration of RCOOH into concentration of H2O. Now this is K, अगर आप H2O को उधर मल्टीप्लाई कर लो into concentration of H2O, this will be RCOO minus into H3O plus divided by R
COOH, and this quantity is denoted by Ka, that is dissociation constant for acids. इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब वो ज्यादा H3O प्लस आयंस फॉर्म करेगा, और ज्यादा H3O प्लस आयंस फॉर्म करेगा इट मींस इट इज मोर एसिडिक. सो हायर द वैल्यू ऑफ Ka, मोर एसिडिक इज योर कंपाउंड. तो जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी ये कंपाउंड क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो इसके लिए जो Ka की वैल्यू होती है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दोज ऑफ फिनॉल्स एंड एल्कोहल्स. नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है कि एसिडिक कैरेक्टर, पहले तो ये जो रीजन है कि Ka की वैल्यू ज्यादा होती है वो होती क्यों है इसमें एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स. अगर हम एल्कोहल से फिनॉल्स की बात करें तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होने का रीजन क्या है, द रीजन इज हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. तो आपको पता है दिस इज RC डबल बॉन्ड O, देन वी हैव O and H. So this is RCOOH. Now on dissociation it will form carboxylate ion. So it is like RC double bond O minus plus H plus ion. Now you know that there are two resonance structures. जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके, मैंने पिछले लेक्चर में आपको दो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था. और अगर इसके दो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन के भी दो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए. इट इज लाइक दिस RC double bond O minus, or you can say it is like RCO minus double bond O. और जो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस RCOO and this is like this minus charge. Now you can see जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या कर रहा है, दो कैनोनिकल फॉर्म्स. जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आयन क्या होता है, उतना ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये आपको एल्कोक्साइड आयन के केस में देखने को नहीं मिला होगा. तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयंस. तो इस वजह से ये इजीली क्या करता है, H प्लस आयंस लूज करता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर. तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का एसिडिक कैरेक्टर पे क्या क्या असर होता है. सो यू नो दैट देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स. वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो आपको ये चीज पता है कि दो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हो. तो यू नो दैट देयर इज एल्काइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OH. नाउ आपको पता है सेम जैसे मैंने अल्कोहल्स के केस में आपको बताया था, आपको पता है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम. नाउ दिस ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. अगर ये ऑक्सीजन एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लेता है पूरा का पूरा, इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि H प्लस आयन सेपरेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना इजीली H प्लस आयन सेपरेट होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. और H प्लस आयन इजीली कब सेपरेट होगा, जब ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा होगी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. उसके लिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए. फॉर दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी वेरी लो एट दिस ऑक्सीजन एटम. इसका मतलब देखिए दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ये क्या करता है, ये COOH की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है. उसकी वजह से कार्बन एटम पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. तो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा, तो ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. तो ऑक्सीजन पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी उसकी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होती जाएगी. और इसी वजह से ये एसिडिक नेचर जो होगा इसका वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल increase the electron density at oxygen atom of COOH.
ड्यू टू विच इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज H प्लस आयन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना उसके लिए डिफिकल्ट होते जाएगा। इसकी वजह से वो H प्लस आयन इजीली लूज नहीं कर सकता है, तो इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब जैसे जैसे हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यू नो दैट एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो देयरफॉर विद इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो इसीलिए आप देखोगे HCOOH, जब यहाँ पे केवल H होता है तो यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इट विल बी मोस्ट एसिडिक देन CH3COOH एंड सो ऑन। तो इसके बाद CH3COH इससे ज्यादा एसिडिक होगा। अब आपको पता है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होते जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पुश करता है कार्बन एटम की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो जितना ज्यादा होते जाएगा उसकी वजह से जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो CH3 CH2 COOH एंड सो ऑन। तो आपको पता चल गया जैसे जैसे कार्बन चेन लॉन्ग होती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी इसकी, उतनी कम होती जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कम करेगा, कार्बन पे कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन कोशिश करेगा कि वो ऑक्सीजन की तरफ पुश ना करे, और इसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो इजीली क्या कर लेगा, H प्लस आयन को लूज कर लेगा, और इससे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। तो इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, NO2, देन वी हैव C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या करेगा, द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय NO2 ग्रुप। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इट कैन लूज H प्लस आयन वेरी इजीली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होता है। So if you talk about the aromatic carboxylic acids, so aromatic carboxylic acids are more acidic as compared to the aliphatic carboxylic acids. तो aromatic carboxylic acid जो होते हैं वो aliphatic से ज्यादा acidic होते हैं। Now why this? Why does this happen? Because आपको पता है कि यहाँ पे alkyl group क्या करता है, alkyl group has positive inductive effect because it repels its electrons towards the COOH group, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या हो गई, उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो कम हो जाएगा। नाउ हियर वी नो दैट देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग, एंड सिंस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दो चीजें, एक तो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू रेजोनेंस, एंड द सेकंड थिंग इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से s कैरेक्टर ज्यादा आता है उसमें, उसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ज्यादा करता है। तो इजीली जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा इट विल बी वेरी लो इन केस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में ये इफेक्ट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं COOH ग्रुप में, और इस वजह से इनका जो इफेक्ट मिलेगा आपको देखने को, इन पे जो एसिडिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा इनका, दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक। एलिफेटिक से ज्यादा एसिडिक ये होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जैसे कि जो टिपिकल एसिड्स होते हैं वो करते हैं।
मेटल्स के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और मेटल का सॉल्ट फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल RCOH with Na will form RCONA and will liberate hydrogen gas. Like CH3COOH plus Na, it will form 2CH3COONA plus H2. तो active metals like sodium, calcium, zinc or magnesium, etc. Now you can say 2CH3CH2COOH plus 2Zn. So it will form 2CH3CH2COO whole twice Zn. So you don't have Zn here plus H2. तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्ट फॉर्म करता है उन मेटल्स का, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्कलाइज. सो यू नो दैट एल्कलाइज आर बेसिस और रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो अगेन सोडियम सॉल्ट एंड वाटर, RCOH plus NaOH will give sodium salt of carboxylic acid plus water. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक CH3COOH plus NaOH. So it will give CH3COONA plus H2O. Similarly, you can also use benzoic acid like COH plus NaOH. So it will result COONA plus H2O. The next is reaction with carbonates and bicarbonates. So carbonates के साथ और bicarbonates के साथ it will liberate कार्बन डाइऑक्साइड. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा. तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट है तो फॉर एग्जांपल CH3CH2COOH plus Na2CO3. So it will form CH3CH2COONA plus H2O plus CO2. सिमिलरली अगर कोई आपके पास बाइकार्बोनेट है लाइक CH3COOH plus NaHCO3, इट विल फॉर्म, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, इट विल फॉर्म CH3COONA plus H2O plus CO2. तो इस तरीके से रिएक्शंस होंगे. आगे हमारे पास है रिएक्शन विद PCl5 PCl3. So with PCl5 and PCl3, that is phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride, it will give acid chlorides. तो क्या फॉर्म करता है, एसिड क्लोराइड, that is RCOCl. तो यहाँ पे होता है क्या, देखिए जो OH होता है, OH is replaced by one of the chlorine atom. तो OH जो होता है एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है. सो इट विल गिव RCOCl और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, H किसके साथ, एक क्लोरीन एटम के साथ H अटैच हो जाएगा. सो इट विल गिव RCOCl, दैट इज एसिड क्लोराइड, then POCl3 and HCl. You can see similarly with PCl3 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, RCOCl, तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है और जो हाइड्रोजन होगा HOH की जगह पे, तो जो OH होगा, OH will combine with phosphorus, so it will form H3PO3. So let's see some examples like CH3COOH plus PCl5. It will give CH3COCl, that is an acid chloride, plus POCl3 plus HCl. Similarly with 3CH3COOH, ये क्या फॉर्म करेगा, PCl3, it will give 3CH3COCl plus H3PO3. तो आप ये रिएक्शंस देख सकते हो. सिमिलरली रिएक्शन विद SOCl2, दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड. तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल CH3COOH plus SOCl2, it will form, you can see here CH3COCl, अगेन OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, प्लस SO2 प्लस H जो होगा यहाँ का वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ. सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको बेंजीन रिंग का एग्जांपल देखना है. सो COOH प्लस
SOCl2. So it will give benzene ring COCl plus SO2 plus HCl. Same reaction. Then the next is reaction with alcohols. तो अभी तक यहाँ पे आपने देखा it will give with PCl5, PCl3 and SOCl2. इन तीनों कंपाउंड्स के साथ ये फॉर्म करता है एसिड क्लोराइड. यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? एसिड क्लोराइड. तो एसिड क्लोराइड अगर आप फॉर्म करना चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से, यू कैन रिएक्ट इट विद PCl5, PCl3 और SOCl2. बट इफ यू वांट टू फॉर्म एन एस्टर, सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड esterification. Reaction with alcohols, it is also known as esterification. So reaction of alcohols and carboxylic acid in the presence of concentrated acid. So we have concentrated H2SO4 here, so it will give ester and H2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो OH हो जाएगा, OH यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और H यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, तो H2O अलग हो गया और ये OR डैश जो हो जाएगा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. तो आप देख सकते हो हाउ डज इट फॉर्म. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक CH3COOH प्लस CH3CH2OH. So in the presence of concentrated H2SO4, what will it form? It will form CH3. We have here C double bond O. ध्यान रखिए ये OH और ये H दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. तो OH और H ये वाटर फॉर्म कर लेंगे, तो वाटर सेपरेट हो जाएगा. बाकी बचा क्या इधर? O CH2CH3 plus we have water here. So I hope you have understood the concept of esterification. Next is reaction with ammonia. So first on reaction with ammonia, it will form ammonium salt, and then on heating the ammonium salt it will lose water molecule and will form एसिडामाइड. तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे आपको एसिडामाइड चाहिए तो ये सारे के सारे क्या है? इसके डेरिवेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव हैं. चाहे हम एसिड क्लोराइड्स की बात करें या फिर हम ईस्टर्स की बात करें या हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? अमाइड्स की बात करें. आगे हम एनहाइड्रेट्स की बात भी करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले ये क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड देन ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म एन अमाइड. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COOH प्लस NH3 it will form CH3COONH4, and on further heating it will form CH3C double bond O NH2. राइट. तो इस तरीके से अमाइड फॉर्म हो गया, प्लस ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा. तो आप देख सकते हो कि अमाइड फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है? द नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट. सो ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ अगर आप इसको हीट करोगे इट विल फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल ये लूज करेगा. देखिए RC डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड OOH, दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. ये जब वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं एक हाइड्रोजन एटम यहां से जाएगा और OH दूसरे से जाएगा. तो देखिए किस तरीके से अटैच होंगे? RC डबल बॉन्ड O देन O देन RC डबल बॉन्ड O. तो इस O से दोनों के दोनों अटैच हो जाएंगे बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल. लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C double bond O OH here. So it will lose water molecule on reaction with, on heating with P2O5, and it will form CH3 C double bond O O C CH3 plus H2O. This is acetic anhydride. तो इसको आप जनरली इस तरीके से भी शो करते हो RCO whole twice O. तो CH3CO whole twice O. तो these are एसिडिक एनहाइड्राइड. दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड. तो ये एसिड एनहाइड्राइड्स फॉर्म करता है, तो इनको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. तो अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, इसका क्या करो? हीट करो इसको P2O5 के साथ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर लेता है और क्या फॉर्म करता है? एसिड एनहाइड्राइड्स फॉर्म करता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज decarboxylation. So first of all, what is decarboxylation? Decarboxylation is the loss of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज करता है कोई भी सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO, अगर आप इसको रिमूव कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन आप कैसे कर सकते हो? सो देयर आर वेरियस मेथड्स। द फर्स्ट वन इज बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हो, और CaO दैट इज क्विक लाइम। तो इसलिए इसको कंबाइंड क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। सो ऑन हीटिंग RCOONA दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम, इट विल गिव एन एल्केन। दिस इज एन एल्केन अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट। तो कैसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होगा, ये H किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस R के साथ अटैच हो जाएगा, इट विल फॉर्म RH। RH क्या होता है, एल्केन होता है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2 इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट ये फॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट इज बाय कोल्बेज रिएक्शन और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे आप चाहो तो एग्जांपल भी देख सकते हो, CH3 लेके, या यहाँ पे आप CH3 लेके एग्जांपल यूज कर सकते हो। CH3H, CH3H को क्या कहोगे आप, दैट इज CH4। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका डी कार्बोक्सिलेशन का। दूसरा तरीका क्या है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑब्वियसली, किसका, जो सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन एंड Na प्लस आयंस। सो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे क्या मिलेगा आपको, आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, नेगेटिव आयन वाले का। तो एनोड पे क्या होता है, 2RCOO माइनस विल गिव RR। इट इज अगेन, इट विल फॉर्म एल्केन एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट हैपेंस एट कैथोड, at cathode water molecule will be decomposed to give H plus and OH minus ions। तो 2H plus और OH minus ions फॉर्म करेगा, और ये जो H plus ions होंगे it will get 2 electrons जो एनोड से लिबरेट हुए थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे, एंड हाइड्रोजन गैस will be liberated, H2 गैस will be liberated at cathode। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। तो रिडक्शन, आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हो, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिडक्शन, कंप्लीट और पार्शियल। तो अगर हम पार्शियल रिडक्शन करते हो तो पार्शियल रिडक्शन से आप फॉर्म कर सकते हो एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स फॉर्म करने के लिए यू कैन यूज एन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर आप LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो इससे क्या होगा, इट विल गिव एन एल्कोहल। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CH3COOH ऑन रिडक्शन इट विल गिव CH3CH2OH। सो दिस इज इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड से आपको मिल गया इथेनॉल। द नेक्स्ट इज कंप्लीट रिडक्शन। तो ये तो था आपका पार्शियल रिडक्शन, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एल्कोहल। और कंप्लीट रिडक्शन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्केन। तो कंप्लीट रिडक्शन इज डन विद HI दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस। तो जब आप इसको हीट करते हो विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस, इट विल फॉर्म RCH3 दैट इज एल्केन। अगेन एल्केन फॉर्म होगा I2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CH3COOH will give CH3CH3 that is ethane plus iodine and water molecules. So I hope you have understood the concept of reduction. The next is Hell-Wohlhardt-Zielinski reaction. तो इसको आप शॉर्ट में कहते हो HVZ रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, HVZ रिएक्शन। तो आप क्या करते हो, व्हेन हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डन विथ रेड फॉस्फोरस, सो अल्फा हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। तो जो हेलोजिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, अल्फा कार्बन पे होता है। अल्फा कार्बन आपको पता है COOH ग्रुप जो है, अगर यहाँ पे हमारे पास देयर इज COOH ग्रुप,
the first carbon atom is called alpha, the second one is called beta and so on. तो जो first carbon atom पे जो hydrogen atoms होंगे, these hydrogen atoms will be replaced by halogens. So because these hydrogen atoms are replaced by halogens, it is called alpha halogenation. So what is this reaction? This is called HVZ reaction. तो आपको ये reaction याद रखनी है. तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH, तो आप क्या करोगे, हेलोजिनेशन, मान लेते हैं मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, सो इट विल लूज HCl एंड एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म क्लोरो एसिटिक एसिड. देन अगेन फिर से क्लोरीन रेड फास्फोरस के साथ दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH2COH, दैट इज डाइक्लोरो एसिटिक एसिड. एंड अगर अगेन जो तीसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, इट विल फॉर्म ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. तो अगर पहले वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, देन सेकंड हाइड्रोजन एटम एंड देन थर्ड हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स. द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल CH3 CH2 COOH, यहाँ पे आई एम यूजिंग ब्रोमीन एंड रेड फास्फोरस, सो इट विल लूज HBr एंड अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ये है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो हाइड्रोजन इससे रिप्लेस होगा ना कि इससे, इसका ध्यान रखिए. सो इट विल फॉर्म CH3 CH, here we have Br, COOH, then again Br2 and red phosphorus, so it will lose again minus HBr, H यहाँ से और Br यहाँ से, then CH3 CBr Br and we have COOH. तो इस तरीके से आपका अल्फा हेलोजिनेशन होगा and this reaction is called HVZ reaction. The last topic is electrophilic substitution reaction in aromatic carboxylic acids. So you know that carboxylic acids, aromatic carboxylic acid, that is benzene ring, C double bond O, then OH. Such compounds, these compounds are मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? सो लेट्स सी रिजोनेंस स्ट्रक्चर. तो आपको पता है जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अगर इस कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा तो ऑक्सीजन एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, C ऑक्सीजन नेगेटिव, देन हियर वी विल हैव डबल बॉन्ड OH. अगेन इन दिस केस देयर विल बी वन एंड टू बॉन्ड्स और यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. देन अगेन टू रिमूव दिस पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर, CO minus double bond OH. Then again this bond will shift here to remove this positive charge, और अगर यहाँ पे bond shift हुआ, so what will happen, C double bond O minus OH, then here we will have, ये bond जो होगा यहाँ पे shift हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होगा इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज था वो अगेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस अगेन. तो 1 2 3 एंड वी विल हैव कार्बन डबल बॉन्ड OH. सो यू कैन सी हियर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है. सो इट मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट मेटा पोजिशन एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा. तो ऑर्थो एंड पैरा से ज्यादा मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. सेम किसके केस में होता था, एल्डिहाइड्स के केस में भी ऐसे ही होता है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इट विल टेक प्लेस एट मेटा पोजिशन. सो दीज ग्रुप्स आर मेटा directing. So let's see some examples like halogenation. So halogenation, this is COOH plus Cl2. So it will form in the presence of FeCl3. So this is halogen carrier,
and it will result in the formation of COOH and Cl, removal of HCl. So यहाँ पे ध्यान रखिए मेटा पोजिशन पे होगा, जो भी आपका हेलोजिनेशन होगा वो मेटा पोजिशन पे होगा, न कि ऑर्थो या पैरा पे. सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रेशन, सो इन केस ऑफ नाइट्रेशन आपको पता है नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है, दैट इज HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. So it will form COOH. Here we will have NO2 plus H2O. Similarly, sulfonation. तो sulfonation के लिए भी क्या होता है? Again we have COOH. We need H2SO4. H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इन SO3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा फॉर्म, इट विल फॉर्म COOH SO3H प्लस H2O. सो दिस इज हाउ दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस. तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी रिएक्शंस कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होता है, जबकि हेलो एरिन्स के केस में ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी दैट टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.